हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इम्परफेक्ट कंपटीशन स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया था। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने स्टडी किया था हाउ टू डिटरमाइन, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको टेबल और डायग्राम कैसे बनाते हैं बताया है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं लाइव टेस्ट लेती हूँ तो आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फ्री में मैं आपको सब चीज़ अवेलेबल करा रही हूँ। टेस्ट सीरीज भी मैं आपको दे रही हूँ फ्री में, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए और बेनिफिट्स लीजिए। तो आज के बेसिकली इस वीडियो में हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली पढ़ने वाले हैं। मोनोपोली के मीनिंग और डेफिनेशन के साथ साथ आज हम फीचर्स को भी कवर करेंगे। फर्स्ट, यहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये एक टाइप है मार्केट का। इसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स कॉम्पिटिटिव मार्केट के नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स आपको मिल भी सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट मार्केट के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट वन है मोनोपोली, देन उसके बाद में मोनोपोली के बाद में हम स्टडी करेंगे ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के बाद में हम स्टडी करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये तीन टाइप है इम्परफेक्ट कंपटीशन के, लेकिन आज हम मोनोपोली स्टडी करने वाले हैं, इसलिए हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन स्टडी करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको मोनोपोली जो है ये एक वर्ड है, बताया गया है कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो यहाँ पर मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है मोनो। मोनो का मतलब होता है क्या, सिंगल, सिंगल, एंड देन पोली का मतलब होता है सेलर, सिंगल सेलर। तो मोनोपोली के अंदर आपको हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल सेलर की बात होती है, और ये जो सिंगल सेलर होता है ये यहाँ का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो नोट है मोनोपोली के अंदर, ये यहाँ पे एक लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि ये एक किंग है विदाउट क्राउन, जिसका क्राउन नहीं होगा लेकिन वो किंग होगा। अब किंग क्यों बोलते हैं मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर को, ये जब हम फीचर्स स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फीचर्स के अंदर आपको बताया है कि ये एक सिंगल सेलर होता है ये, और ये क्या करते हैं सिंगल सेलर, ये खुद ही प्राइस डिटरमाइन करते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, और प्राइस डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें बोला जाता है किंग विदाउट क्राउन। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देख लिया कि मोनोपोली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, सिंगल सेलर जिसे हम बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर। मैंने आपको बताया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर की बात होगी, हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। ये याद रखना है सबको, विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है आपको कि वो जो सिंगल सेलर होता है सिर्फ और सिर्फ वो ही कंट्रोल करता है मार्केट सप्लाई के ऊपर, लेकिन उसी प्रोडक्ट का वो मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करेगा जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम फीचर स्टडी करेंगे। फीचर स्टडी करने से पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो सभी को याद करनी है। डेफिनेशन मैंने आपको बोला है एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम मतलब ये जो लिखा है एग्जैक्टली ऐसा ही आपको लिखना है, इसलिए ये आपको याद बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू E.H. कैम्बरलिन, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म which has control over the supply of a producer of a product which has no close substitute। मोनोपोली रिफर्स मतलब मोनोपोली रिफ़र करती है एक सिंगल फर्म को। ठीक है, एक सिंगल जो फर्म होगा, सिंगल फर्म मतलब जो इंडस्ट्री होती है उसमें फर्म्स होते हैं छोटे छोटे, तो फर्म्स मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, फर्म्स होते हैं बनाने वाले, वो विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट
अब इनका जो सिंगल फर्म्स होते हैं इन्हीं का कंट्रोल होता है सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। वो जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की, जो इनके ही फर्म में बन रहा है और जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मार्केट की सप्लाई को। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम फीचर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन फीचर है सिंगल सेलर। ये मैंने आपको बताया है मोनोपोली के अंदर जो पर्सन होता है वो सिंगल सेलर होता है। यहाँ पर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर होता है, और जो प्रोड्यूसर होता है और सेलर होता है वो भी सिंगल ही होता है ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब सेलर ऑफ द प्रोडक्ट भी सिंगल ही होगा। तो यहाँ पर बात ही नहीं आती है कंपटीशन की। अगर एक जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ एक ही पर्सन सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, तो उसको बिल्कुल भी कंपटीशन फेस नहीं करेगा वो। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट और बहुत सारे उसी के वेरिएंट्स, मतलब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उसको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन की जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के जो ब्रांड के स्मार्टफोन बेचती हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है बिग कंपटीशन। उनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन मोनोपोली के अंदर आपको यहाँ पर याद रखना है सिंगल सेलर है, और सिंगल सेलर है और उसके जो प्रोडक्ट है उसका कोई मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं है। याद रखना, जो वो बेच रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा मार्केट के अंदर। इसलिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है सेलर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैंने आपको बताया उसके प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। जो मैं बेच रही हूँ, पर्टिकुलर मैं ही बेच रही हूँ, मेरे पास ही उसका कॉपीराइट है और किसी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, therefore the buyers have no choice, they have either to buy the product from the monopolist or go without it। मतलब यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जब इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो अगर मैं मार्केट में जाती हूँ और अगर मैं उस सेलर से सामान नहीं बाय करती हूँ, मतलब मैं अगर नहीं खरीदती हूँ, तो बेसिकली मुझे खाली हाथ घर पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली मुझे या तो फिर उससे ही सामान खरीदना पड़ेगा, वो एक सिंगल सेलर है मोनोपोली के अंदर, और या फिर मुझे खाली हाथ घर पर आना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर मैं बायर हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, नो चॉइस। दे हैव either to buy the product from the monopolist or go without it. The cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. उसके प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, ज़ीरो है और नेगेटिव है। ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने बताई है। इम्पॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि अगर एक प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज होता है तो अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी जो उसका सब्स्टिट्यूट है, सिमिलर सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट्स के अंदर होती है और वो एक दूसरे के प्राइस से उनकी जो डिमांड होती है वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज ज़ीरो, या तो फिर ज़ीरो होगी उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर नेगेटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री। जब हम परफेक्ट कंपटीशन स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था फीचर के अंदर यहाँ पर
एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। लेकिन मोनोपोली के अंदर यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स हैं, यहाँ पर एंट्री नहीं है बिल्कुल भी इनके लिए। यहाँ पर अब ये जो फर्म है यहाँ पर आने के लिए इनको बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए बैरियर्स हैं, बैरियर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो वन बाय वन यहाँ पर हम स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बैरियर्स है लीगल बैरियर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर इनके पास कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है, पेटेंट्स हो सकते हैं, इनके खुद के पेटेंट्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर इनके ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए उसके ऊपर ट्रेडमार्क होगा जो दूसरे प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माज़ा की बॉटल देखेंगे और फ्रूटी की बॉटल देखेंगे तो उनके जो फॉन्ट होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर होते हैं, लेकिन वो सारा का सारा एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कॉपीराइट मिल जाएगी और उनके पेटेंट और ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल मोनोपोली। ये नेचुरल मोनोपोली वीट फ्रॉम पंजाब, ये याद रखना, वीट फ्रॉम पंजाब, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल मोनोपोली है ये इसलिए है क्योंकि पंजाब की जो जोग्राफिकल लोकेशन है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही हमें नेचुरल जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, किसके लिए, यहाँ पर वीट के लिए। तो जो वीट वहाँ पर ग्रो होता है वो और पर्टिकुलर जो एरियाज़ है वहाँ पर इतने अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा, इसलिए जो मोनोपोली है वो पंजाब की है। किसके अंदर, वीट के अंदर। जो वीट है पंजाब का उसमें मोनोपोली है पंजाब की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा वीट जो है ग्रो होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट मोनोपोली आती है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म ए है जिसके पास में अच्छी मशीन्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्म बी है जिसके पास में जर्मनी की सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ठीक है, जर्मनी की मशीन्स है फर्म बी के पास। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना रहा है फर्म ए वो इतना अच्छा नहीं है, पुअर क्वालिटी का है, वाइल जो फर्म बी है वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं। फर्म ए नहीं बना सकता है अच्छे प्रोडक्ट क्योंकि उसके पास में टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, इसलिए फर्म बी की जो है मोनोपोली है, ठीक है। यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री है, मतलब टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे उनके पास में मशीन नहीं है, फर्म ए के पास में मशीन नहीं है, तो ये इनका बैरियर है, ठीक है। बैरियर होता है मोनोपोली जो मार्केट है उसके अंदर एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं बैरियर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। द मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज़ द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो सोल प्रोड्यूसर और सेलर होता है ऑफ द प्रोडक्ट का, और वो कंट्रोल करता है एंटायर मार्केट सप्लाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है, उसी के फॉर्म में जितना जो मार्केट सप्लाई है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि एक फॉर्म है, एक सेलर है, मैं मेरा डिसीजन खुद लूँगी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है, तो वो ही सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट की सप्लाई को, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, दूसरे लोग भी बना नहीं सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो सिंगल सेलर होता है वो इफ़ेक्ट करता है मार्केट की सप्लाई को और कंट्रोल करता है, और उसका ही होल्ड होता है ओवर द मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है प्राइस मेकर। जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होते हैं तो ये खुद क्या करते हैं, प्राइस बनाते हैं। यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई जो है हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो प्राइस डिटरमाइन करती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, मोनोपोलिस्ट, ठीक है, मोनोपोली के अंदर जो सेलर होते हैं वो है मोनोपोलिस्ट, वो फिक्स कर सकते हैं प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, वो खुद के प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, और उनका पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर में कंट्रोल होता है। और मोनोपोलिस्ट क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे उनके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए।
नेक्स्ट, ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली के अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली के अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको बताया है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो वो क्या करता है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है फॉर द डिफरेंट कंज्यूमर्स। डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेगा वो डिफरेंट कंज्यूमर्स से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे जो प्राइस चार्ज करेगा वो दूसरे पर्सन से अलग प्राइस चार्ज कर सकता है क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड प्लेस की वजह से ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइस को। Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets as concessional rates. आप सभी को पता है, हम सभी कॉलेजेस जाते हैं और जो भी मुंबई लोकल में ट्रैवल्स करते हैं, ठीक है, जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे मेरे कॉलेज से कंसेशन का ये मिलता है, फॉर्म मिलता है और मुझे वो उसके हिसाब से क्या होता है, मेरा जो पास बनता है वो पास जो होता है रेलवे का पास, वो बहुत ही कंसेशनल रेट्स में मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है इंडियन रेलवेज़ में। ये याद रखना, इंडियन रेलवेज़ के अंदर मोनोपोली है गवर्नमेंट की, लेकिन अभी थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये दोनों भी कंसेप्ट मैंने बता दिए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मोनोपोली किसकी है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट की, इंडियन रेलवेज़ के अंदर। तो जो मेरे कॉलेजेस हैं वो मुझे कंसेशन क्यों देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनकी मोनोपोली है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। यहाँ पे मुझे कंसेशन कौन दे रहा है, रेलवेज़ मुझे कंसेशन दे रही हैं और रेलवे को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई लोकल ट्रेन्स के अंदर और बाकी जो इंडियन रेलवेज़ चलती हैं उसमें भी। तो आप कहीं भी जाते हैं तो स्टूडेंट को कंसेशन मिलता है और यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को भी कंसेशन मिलता है, ठीक है। तो लेकिन आपके जो मेरे मम्मी डैडी हैं और आपके भी होंगे, तो जो पेरेंट्स को कंसेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट चार्जेस किए जाते हैं बाय मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है और डिस्क्रिमिनेट करता है प्राइसेस उसके कंज्यूमर्स के साथ में, ये याद रखना। और मुझे कंसेशन कौन दे रहा है, ये याद रखना, मुझे कंसेशन दे रहा है मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट कौन है, इंडियन रेलवेज़ का गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, कंसेशन दे रही है मुझ स्टूडेंट्स के बीच में, और जो यंग पीपल हैं जो जॉब पे जाते हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, किसका, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है, मोनोपोलिस्ट यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर जो आप ब्रेड खाते हैं तो वो ब्रेड के पीछे अगर आपने प्राइस देखा होगा तो महाराष्ट्र में उसका प्राइस डिफरेंट होगा, मुंबई सिटी में उसका प्राइस डिफरेंट होगा, और थाने और जो थाने के जो रीजन्स हैं उनका प्राइस थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये देखना एक बार। तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस यहाँ पर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब हम टाइम वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सब लोग मुंबई में रहते हैं और बेस्ट से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बसेस से ट्रैवल करते हैं, तो इनका जो नाइट का फेयर होता है, ठीक है, नाइट में जो इनका फेयर होता है वो डिफरेंट होता है वाइल द डेज, ठीक है। यहाँ पे जब दिन होता है तो जो इनका जो फेयर होता है वो अलग होता है। ये चार्ज करते हैं ज़्यादा एट दी नाइट टाइम, ठीक है, नाइट में इनका फेयर ज़्यादा हो जाता है, ये इंक्रीज़ कर देते हैं अपने फेयर को। और डे टाइम में जब ट्रैवल करते हैं तो इनका फेयर नॉर्मल होता है, जैसे हम डे टाइम में ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूज़ वाइज यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट चार्ज कर सकती हैं।
यहाँ पे देखा होगा आपका जो घर का बिल आता है वो अलग आता है, हाउस बिल अलग होता है, और यहाँ पर जो कमर्शियल जो शॉप का बिल आता है वो अलग होता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है, शॉप्स का बिल अलग होता है जो कमर्शियल के अंदर आता है, और हाउसेस का जो बिल होता है वो डोमेस्टिक के अंदर आता है। तो इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्राइस के अंदर। हाउस का जो डोमेस्टिक के अंदर आता है उनका प्राइस का रेट जो होता है, यूनिट्स का जो होता है रेट्स वो अलग होते हैं, लेकिन जब कमर्शियल और शॉप्स की बात आती है तब कभी बिल के पीछे देखना तो यूनिट्स उनकी चेंज होती है, मतलब जो यूनिट्स होती है उनका प्राइस वो इंक्रीज़ होता है, कमर्शियल में आता है। लेकिन जब आपके घर में आपका बिल आएगा तो उसमें देखना कि डोमेस्टिक का चार्ज कितना है, ठीक है, 1 यूनिट का। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन